दोस्तों आज पेश है चोरों का राजा। ये कवर चित्र है। किसी समय में चौपट नगरी में मूर्खानंद नाम का एक राजा किया करता था। सकल सूरत से राजा मूर्खानंद वास्तव में ही मूर्ख लगता था, लेकिन वह बहुत ही होशियार। अपना राजपाट वह बड़ी कुशलतापूर्वक सुचारू रूप से चला रहा था। प्रजा उसके राज्य में सुखी थी, लेकिन बार बार चोरों ने उसकी नगरी के और कारनामों में उद्यम मचा रख दिया और प्रजा त्रस्त हो उठी। दुआई हो महाराज, उन चार चोरों में से मुक्ति दिलाइए। उनने सारी प्रजा के नाक में दम कर रखा है। हाँ महाराज, उन्होंने सारा खजाना खाना खराब कर रखा है। हमारे होते हुए उन चोरों को की यह हिम्मत, आप लोग खाना खराब करें। आप लोग जाकर अपना अपना काम कीजिए। हम उन कमबख्तों का जिम्मा हम पर छोड़ दीजिए। आप चारों में से ज़्यादा दिन उनकी नाक में दम नहीं आपकी नाक में दम नहीं कर पाएंगे। राजा मूर्खानंद की जय। और लोगों के जाने के बाद राजा मूर्खानंद ने अपने महामंत्री भिंडी सिंह को बुल कहा, महामंत्री जी, हम चाहते हैं कि आप सिर ही उन चारों चोरों की खटिया खड़ी कर दें। उन्हें प्रजा की खटिया खड़ी कर रखी है ताकि प्रजा की खड़ी खटिया फिर से बिछ सके। और अपनी ओर से उनकी नाक में रस्सी डाल काटने का यत्न कर रहा हूँ महाराज, लेकिन क्या करूँ, कमबख्ती चारों चालाक है और चतुर। किसी हर बार किसी की दुम मेरे हाथ में आते आते रह जाती है। एक बार उनकी दुम मेरे हाथ में आ जाए तो फांसी के तख्ते पर उनकी गर्दन लटकते मुझे देर नहीं लगेगी। बस बस, हम आपका गंधर्व अलाप बहुत सुन चुके। जो व्यक्ति अपनी अभी तक उन चूहों की दुम नहीं पकड़ पाया, भला उनकी गर्दन कहाँ से पकड़ पाएगा। लगता है अब हमें स्वयं ही मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसा न कहिए महाराज, मेरे को एक मौका और दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें समय देकर हम अपनी प्रजा की अपनी चांद चांद पर जूते जूते नहीं पहनवाने चाहते। जाइए, अपनी भिंडी जैसी सूरत हमारे सामने से दूर की ले जाइए, हमें खुद उनकी निपटेंगे। और उसी रात राजा मूर्खानंद वेश बदल कर चोरों की तलाश में निकल पड़ा। यदि लंपट मुझे मिल जाए तो उनकी खाल में भूसा भर कर खेतों में खड़ा कर दूंगा, ताकि लोगों की बजाय पक्षी उनसे डरे और खेतों में नुकसान न पहुंचाएं। जब वह नगर की परिक्रमा लगा रहा था तो एक वीरान स्थान पर, अरे यह तो कौन है, इतनी रात गई, वहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं ये चारों चोर तो नहीं, काश वही हूँ। अरे भाई, वह देखो कौन आ रहा है। शकल सूरत से तो किसी लंगूर की औलाद मालूम पड़ता है। आने तो पूछते हैं। जब मूर्खानंद के पास निकट होकर आगे बढ़ा, ए भाई, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, और इतनी रात गई कहाँ जा रही हो। क्या बताऊँ, मेरा नाम लाल बुजक्कड़ है और मैं एक चोर हूँ, और इसी समय कहीं चोरी करने जा रहा हूँ। क्या अगले पल उन चारों की प्रशंसा से खिल उठी। अरे भाई, तुम चारों तो खड़े हो गए, आओ हमारे पास बैठो, हम भी चोर हैं और तुम से अच्छी जगह जानते होंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम चाहो तो हमारे दल में शामिल हो सकते हो। हूँ तो मेरा संदेह ठीक निकला, यही है चारों चोर। चाहूँ तो मैं इसी समय पकड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, इन्हें मैं चालाकी से मारूंगा। मैं घटिया चोरों के साथ काम नहीं करता, इसलिए तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग है। राम राम। क्या कहा घटिया चोर, मैं जरा मुंह संभाल कर बोल बात कर। हम चारों के इस नगर में क्या चोर चारों दिशाओं में आसानी नहीं है। हम सही सभी कोई कोई विशेषता गुण है और हम अपने काम में माहिर हैं। भला वह गुण तुम में कहाँ से होंगे। तुम अपनी जुबान पर लगाम देकर बात करो। जो गुण तुम में है तुमसे किसी में नहीं होगा। तुम मेरी विशेषता जानते तो तुम मेरे पैरों तले अपना
अपना राजा मान लेते। तो आई उन इस बार चारों चोर आपस में एक दूसरे को देखा, फिर अरे ये भाई खड़े क्यों हो, बैठो बैठो और जल्दी से अपनी विशेषता बताओ। यदि तुम्हारी विशेषता वास्तव में हमसे ऊंची हुई तो हम अपना राजा मान लेंगे। ही ऐसी ऐसा नहीं, पहले तुम अपनी विशेषता बताओ तभी मैं अपनी विशेषता बताऊंगा। यदि ऐसी बात है तो पहले मेरी विशेषता सुनो। मेरा नाम ननकुराम है। किसी घर में धन कहाँ छिपा है तथा खतरा कहाँ है, यह मात्र सूंघ कर ही बता सकता हूँ। दूसरा बोला, मेरा नाम चाबी सिंह है। जिस मजबूत ताले पर मात्र हाथ फेरते ही वह फटाक से अपने आप खुल जाता है। अच्छा, फटाक से खुल जाता है ही। और तीसरे, तू भी फटाक से जुबान खुलती खुलती मिटा डाला, खुजली मिटा डाल। मेरा नाम नदर बिट्टू है। मैं एक बार जिसकी शक्ल देख लेता हूँ उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलता, चाहे गधे की मेकअप करके मेरे सामने आ जाए। हे, ठीक कहते हो प्यारे नदर बट्टू, आखिर गधे को गधा ही पहचानता है ना। आई हाँ भाई चौथे, तू भी अपनी सुना डाल अपनी राम कहानी, अपनी जुबानी। मुझे दोस्त लोग चतुर सिंह कहते हैं। चोरी करने के समय कैसी समस्या सामने होगी चुटकी बजाते ही हल कर देता हूँ। कमबख्त वास्तव में शैतान की औलाद मालूम पड़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, यदि ये चोर हैं तो मैं इनका राजा एक एक करके नाकोचने चबाता हूँ। मेरा नाम भी मूर्खानंद नहीं। क्या सोचने लगे भाई गंजू भाई, अब जरा अपनी विशेषता भी बताओ। अरे गोफोड़ियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सब गप मार रहे हो। क्या तुम लोग अपने किसी प्रियजन की कसम खाकर यह बात कह सकते हो? हम अपनी माँ की कसम खाकर कहते हैं कि हमने जो कुछ कहा सच कहा है। उन्होंने कसम खाता देख मूर्खानंद सोचने पर विवश हो गया। क्यों न इनकी नानी दादी याद दिलाने के पहले एक बार चतुरता की परीक्षा ले लूं। पकड़ा तो इन्हें कभी भी सकता हूँ। क्यों भाई, फिर किन ख्याल में खो गई? हम तुम्हारी विशेषता जानने के लिए उत्सुक हैं। सुनो दोस्तों, यह सब ठीक है, तुम अपने ढंग से विचित्र व्यक्ति हो, लेकिन जो विशेषता और जो गुण तुम में है वह तुम में है और दुनिया किसी इंसान में होंगे। अबे गंजू, मुंह से कुछ भूखेगा भी या यूं ही पहलिया बुझाता रहोगा? भाइयों, इस समय मेरी विशेषता न पूछो तो अच्छा है। क्या मतलब? मतलब यह है कि मेरी विशेषता तुम्हें पता, तुम लोगों को उस समय नहीं चल सकता जबकि तुम बल्कि उस समय पता चल सकता है जब कि तुम चोरी करके हुए पकड़े जाओ और फांसी लगने वाली हो। क्या कहा? चोरी करते पकड़े जाए और फांसी? अगले ही पल चारों चोर क्रोधित होकर राजा पर टूट पड़े। मारो मारो मनुष्य को, हम में से हमारे पकड़े जाने की और फांसी लगने की कामना कर रहा है। अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो पहले। राजा ने बड़ी मुश्किल से चारों को रोकने में सफल हुआ। अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा था कि यदि कभी तुम फांसी लगने की नौबत आती है तो मैं केवल मेरी मुंडी घुमा देने से तुम लोग बच जाओगे। जल्लाद चाहकर भी तुम्हें फांसी नहीं दे सकता। सच? क्या सच? सचमुच भाइयों, मैं अपनी माँ कसम खाकर कह रहा हूँ। यही नहीं, आंख मूंद कर तुम्हें बता सकता हूँ कि इस राज्य में कौन सा धनवान है और उन्हें क्या क्या सुरक्षा कर रखी है। वाह, तुम तो वास्तव में बहुत काम के आदमी निकले। तुम संघर्ष ही अपना साथी मानते हैं और आज से तुम्हें अपना राजा मानते हैं। और आज तुम जहाँ कहोगे वहीं चोरी करेंगे। तो ठीक है, आज रात काफ़ी बीत चुकी है, इसलिए कहीं चोरी करना ठीक नहीं होगा। कल
हम इसी समय जगह मिलेंगे और कल कहीं जाकर हाथ साफ करेंगे, हमें मंजूर है। और उसके बाद अपनी अपनी राह नाप ली और राजा अपने महल में पहुंचा। कमबख्त ने भूत चालाक बनते हैं, कल देखूंगा कि मेरे बताए ठिकाने पर चोरी कैसे करते हैं। और फिर लाल बुजक्कड़ वाली पोशाक उतार कर गहरे नींद में सो गया। और दूसरे दिन मूर्खानंद चारों मिलने जाने की तैयारी कर रहा था तो महामंत्री भिंडी सिंह वहां पहुंचा। आज आप जल्दी में लगते हैं महाराज, कोई खास बात है? और मूर्खानंद ने सारी बात बता दी। फिर बोला, हमें उन चोरों से मिलने के लिए जल्दी से जल्दी है, इसलिए उन्हीं से हाथ मिलकर चोरी करने जा रहे हैं। क्या भला उन लफंगों चोरों के साथ मिलकर चोरी करने का क्या तुक है? उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? यह यह बात आप नहीं समझेंगे भिंडी सिंह, क्योंकि अभी समझदारी इतनी छोटी है कि जितने आप स्वयं हैं। दरअसल मैं उन्हें पकड़ने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ वास्तव में उतनी चालाक चतुर है जितना जितना कि आप और स्वयं अपने मुंह से कहते हैं। आप जाइए और अपना मुंह काला कीजिए। ठीक है महाराज, आप उसे समझे। और कुछ देर बाद राजा मुर्गानंद उस स्थान पर पहुंचा जहां चोर पहले मिले थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। भाई लखन लाल बुजक्कड़, अब बताओ हमें किसके घर में हाथ डाल साफ करना चाहिए? सेठ दुलत्ती चंद के यहाँ हाथ साफ करना चाहिए, बहुत फायदा होगा। कम वक्त बहुत सारा धन है उसके यहाँ इकट्ठा कर रखा है। और एक समस्या है। वह क्या? सेठ कमरे कमरे में सेठ का धन रखा है, उसमें मोटे मोटे ताले पड़े हैं। उसकी रक्षा एक लोहे का तोता करता है और एक जो शोर मचाकर अपने मालिक को जगा देता है। लेकिन वह धन और तोता किस कमरे में रखा है यह मुझे नहीं मालूम। अरे लाल बुजक्कड़, धन और तोते की चिंता मत छोड़ दो, जल्दी यहाँ से चलो। धन का पता ननकू सूंघ कर लगा लेगा और लोहे के एक मशीनी तोते को चतुर्सैन निमट लेगा। बाकी काम तो चाबी सिंह भी चुटकियों में कर देगा। तो ठीक है, चलो। और कुछ देर बाद यही है सेठ दुलत्ती चंद की हवेली। ननकू सूंघ कर बताओ कि भीतर कोई खतरा तो नहीं है, उसके बाद हम दीवार फांद कर भीतर घुसेंगे। अभी लो प्यारे। और ननकू ने सारस की गर्दन आसमान की तरफ उठाई और कुछ सूंघने लगा। कुछ देर बाद उठा और इधर उधर सूंघने के बाद बोला, यारो फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है। दुलत्ती झाड़कर सोया हुआ है, तो चलो भीतर घुसें। यह कमबख्त तो वास्तव में सूंघने की शक्ति रखता है। और एक एक करके तीनों दरवाजे फांदने लगे। भीतर पहुंचने के बाद तभी ननकू के पीछे चलते हुए एक खुली खिड़की के निकट पहुंचे। खूब गहरी नींद सोया है सेठ, इसकी तोंद तोंद देखो कैसे फूल कर पिचक रही है। ननकू ननकू, समय बर्बाद मत करो, सूंघ कर बताओ कि सेठ का धन कहाँ रखा है। ठीक है, बताता हूँ। और ननकू ने एक बार फिर सिर उठाकर सूंघा और उसके साथ तिजोरी के कमरे की ओर चल पड़ा। यहाँ तो चारों कमरे छोड़कर बाईं ओर रागीर तीसरा कमरा, वहाँ पर सेठ अपना सारा धन संदूकों में भरकर रखा है। वह बहुत 5 उंगलियों में घी होगा। और सिद्धि इच्छित कमरे में पहुंचे। इस कमरे में तो इस कमरे के भीतर तो एक कमरा कमरा पार करने के बाद वाला कमरा आएगा। चलो भीतर चलो। और लेकिन जैसे ही कमरे के भीतर घुसे, ओह खतरा, जल्दी बाहर निकलो। तुरंत कमरे के बाहर निकल गई, दीवार की ओट में छिप गई। तुमने आज मरवा दिया था ननकू। मैं धन पाने की खुशी में भीतर सूंघना भूल गया। वही वही लोहे का मशीनी तोता है जो अपने मालिक को खतरे के प्रति चेतावनी देता है। कहीं ऐसा न हो सेठ जाग गया हो और यहाँ आता हो। नहीं, मेरे सूंघ सूंघ लिया है, कमरे में अभी भी खराटे भर रहा है। चतुर्सेन, तोते से निपटने का काम अब तुम लड़ाओ कोई तरकीब।
चिंता मत करो प्यारे, मेरी खोपड़ी में समस्या से निपटने का कार्य कर रही है और पल भर में इसका हल प्रस्तुत होने वाला है। हूँ मैं भी देखता हूँ खोपड़ी में क्या युक्ति निकलती है। और कुछ देर बाद अब दिमाग आ गया दिमाग में, सुनो सब, भूसे के ढेर में छुप जाओ और सेठ का दिमाग दुरुस्त अभी छुप जाओ। मैं अभी सेठ का दिमाग दुरुस्त करता हूँ, ठीक है। पता नहीं कम वक्त कौन सा उपाय लाया है। और मूर्खानंद समेत सभी एक भूसे के ढेर में छिप गए। चतुरसेन तोते के कमरे में प्रविष्ट हुआ और तोता पुनः जोर से चीखना लगा, चीख चीख खूब चीख बेटा, जब तेरा मालिक यहाँ आएगा तो हर बार किसी ने न पकड़ा कर मैं बुरी तरह झुलस उठेगा। और तोते की लगातार होने वाली आवाज़ से जल्दी ही सेठ दुलतन की नींद खुल गई। रक्षक तो कत्ता खूब शोर मचा रहा है, लगता है चोर घुसाए है मुझे, अभी चकाता हूँ मजा, गुटर टर ची ची ची। और अपने जब वह मोटा डंडा लेकर सेठ दुलत्ती चंद तोते वाले कमरे में पहुंचा तो चतुरसेन ने कमरे के बाहर निकलकर भूसे के ढेर में जा छिपा। तोता खामोश हो गया। वो तोता खामोश हो चुका है, लगता है चोर उसका शोर सुनकर भाग गया। इस बार निरीक्षण कर लूं। और दुलत्ती चंद ने कमरे में प्रविष्ट होकर साथ ही तोते के चीखने लगा। प्रविष्ट होते ही के साथ ही तोता चीखने लगा, लेकिन सेठ ने ध्यान न देकर धन वाले कमरे में चाबी कमरे का निरीक्षण किया। ताले भी अपने स्थान पर ठीक है, कहीं कोई परिंदा तक नहीं नहीं अब जरा बाहर का निरीक्षण कर लूं, कहीं कोई चोर आसपास न हो। सेठ दुलत्ती चंद ने सभी कमरों को बाहर से निरीक्षण करने के पश्चात कोई दिखाई नहीं दिया तो सोने के लिए कमरे की ओर चल पड़ा। वह देखो जा रहा है, ये वास्तव में वो चालाक निकला। बस दो चार बार देखो तो तंग और तंग करना है, फिर ये हमारा मार्ग साफ हो जाएगा। कहीं कोई नहीं है। वाह रे मेरे तोते, आखिर फिर तूने चोरों के धन से मेरी रक्षा की। और थोड़ी देर में सेठ दुलच्चन ने बिस्तर पर लेटा। अरे यह तोता फिर शोर मचाने लगा, लगता है चोर फिर लौट आए। डंडा लेकर सेठ तोते के कमरे में पहुंचा। जैसे ही आश्चर्यचकित हो उठा, जब ऐसा कई बार हुआ, लगता है इसका यंत्र में कुछ खराबी आ गई है जो बार बार तंग कर रहा है। कल देखूंगा, नींद क्यों खराब करूं, कौन से चोर अभी आ रहे हैं। और फिर वह बस वह उठने वाला। अब कहा मैंने सुन लिया, फिर चलो देर क्यों। और वास्तव में उसके सो जाने पर सेठ बिस्तर पर लेट गया और तोते द्वारा लाख शोर मचाने के बाद भी नहीं उठा। टें 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 टें। और फिर थोड़ी देर बाद चाबी सिंह वाले कमरे में घुस गए और संदूकों के ताले चुटकियों में बजाते ही खोलने बोला, जल्दी सारा माल धन समेटो और निकल चलो, गजब के चोर है। और सेठ का सारा धन समेट कर पांचों उसी स्थान पर पहुंचे जहां मिले थे। चलो भाइयों, हमने अपना अपना राजा माना है और यह धन सब मिलकर बांट लेते हैं। उप यह काम भी मुझे करना होगा। मजबूरी थी, अतः मूर्खानंद ने धन के 5 हिस्से हिस्से कर देने पड़े। भाइयों, अच्छा भाइयों, अपने अपने घर का रास्ता लो, कल रात फिर इसी स्थान पे मिलेंगे, कहीं मोटा हाथ मारेंगे, ठीक है, राम राम। और पांचों अपनी अपनी राह पकड़ ली। और अगले दिन दुलच्ची चंद का धन अपने धन के कमरे में पहुंचा। हाय मेरा धन, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। रोता पीटता वह राजा मूर्खानंद के पास पहुंचा। हजूर न्याय कीजिए, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, कल रात चोर मेरा सारा धन लूट ले गए। मुझे विश्वास है यह काम इन चारों चोरों का है। सब्र रखिए सेठ दुलच्चन दिन तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे और तुम्हारा
चोरी हुआ धन सिद्धि वापस दिला देंगे, किंतु कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा, अंततः मुझे बस मेरा चोरी हुआ धन मिल जाए। और जब राजा सतावना देकर राजा दौलत चंद वापस लौट गए तो महामंत्री भिंडी बोला, महाराज, यदि प्रजा के साथ यह मालूम हो गई तो कि उन चोरों के साथ चोरी में आप भी शामिल थे, तो प्रजा भड़क उठेगी और आप को बदनाम हो सकती है। अच्छा यही होगा कि आप उन चोरों को गिरफ्तार कराएं। आप अपनी राय अपने पास ही रखे लिए अपने कान पर और अपना कान पकड़कर हमारे मुंह के सामने लाइए और कुछ आपके कान में कहें तो ध्यान से सुनिए जी। पहले तो कुछ मूर्खानंद भिंडी के कान में फुसफुसाया, उसके बाद मंत्री से बोला, क्यों मंत्री जी, बात आपके छोटे भेजे में आई, सब आ गई हजूर, वैसे वैसे ही करूँगा जैसा आप कहा। हे आज रात देखो हम चोर कितने चालाक है, अब सारा प्रबंध कीजिए। जय आज्ञादान दाता। और उसी रात चोरों के राजा की जय हो। आइए राजा लाल बुजक्कड़, हम आपका इंतजार कर रहे थे। क्या आपने तय कर लिया सेठ किस सेठ के घर में दिवाला निकालना है? हाँ तय कर लिया, लेकिन आज हमारा शिकार कोई सेठ लाल जमींदार नहीं होगा। आज हमारा शिकार होगा देश का महामंत्री भिंडी सिंह। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना लाल बुजक्कड़, क्या महामंत्री के यहाँ जाकर पिटना चाहते हो? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा यारो, बिल्कुल हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने पता लगा लिया है कि सेठ से बहुत से सेठों से चोरी का भय से सारी दौलत महामंत्री के यहाँ छुपा रखी है। यदि हमें किसी तरह उसे प्राप्त कर ले तो फिर जिंदगी में कुछ करना नहीं पड़ेगा। वह तो ठीक है, लेकिन धन की रक्षा के लिए वहाँ कड़ा पहरा होगा, और हालात हम उस हालात में हम धन को कैसे हासिल कर पाएंगे? हम पांचों की विशेषता से हर पहरे को तोड़ सकते हैं। अच्छी तरह सोच लो साथियों, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। फिर अपने राजा अपने राजा की बात मानना भी तुम्हारा कर्तव्य है। जल्दी ही चारों मूर्ख नंद के उकसावे में लोभ में आ गए। हाँ ठीक है, हम तैयार हैं, चलो चलो शाबाश, आज हमें चोरी करने की जरूरत पड़ी। और सभी मंत्री के निवास स्थान पर पहुंचे। बातों को खूब खूब मेरी बातों में खूब फंसे। यहाँ मूर्खा, अब देखूंगा कैसे बचते हैं। खूब चालाक बनते थे और महामंत्री के निवास स्थान पर पहुंचे। ओह काफी प्यारा है। खैर प्यारे ननकू, तुम सुन कर बताओ मंत्री की जरूरत कहाँ है रखी है और खतरा कहाँ कहाँ है, बाकी मैं निपट लूँगा। अभी लो। ननकू गर्दन उठाकर हवा में सूंघने लगा। खतरा तो चारों तरफ फैला हुआ है। महल के भीतर बाहर पहरा देने वालों की संख्या 50 के ऊपर है, परंतु सबसे अधिक ऊपर खतरा है सामने दिखाई देने वाले एक ऊंचे मीनार के नीचे। उसे ऊपरी बुर्ज है, और जहाँ मंत्री का धन रखा है वह धन की रक्षा की केवल 5 शस्त्र सैनिक हैं रख छोड़े हैं। और ऊपरी बुर्ज तक पहुँचने के लिए नीचे सीढ़ियाँ और तुरंत द्वार मीनार के भीतर बंद है। उस बुर्ज पर पहरा देने सैनिक खोल सकते हैं। और नंद को सारी स्थिति के बारे में बताने के बाद खामोश हो गया। वह यह मतलब कि यह हुआ कि केवल रक्षकों को मीनार से हटाना होगा, ताकि बुर्ज पर पहरा देने वाले सैनिकों को नीचे लाना होगा। भाई चतुर, तुम आज यदि अपनी चतुरता दिखाए सकते हो तो मैं तुम्हें मानूं। ठहरो, अभी सोचने दो। कुछ देर सोचने के पश्चात चतुर सिंह ने एक बयान उछल पड़ा। वाह क्या उपाय है दिमाग में, वाह सारा धन हमारा हो जाएगा, वाह वाह आई। बिल्कुल, सुनो चाबी सिंह और नज़रबट्टू, मेरी योजना पहरा दे रहे सैनिकों को अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करा उन्हें महल से दूर ले जाएगी, ताकि हम तीनों मीनार
में सैनिकों के निकल कर वहाँ रखा धन बटोर ले, और चतुर सिंह ने अपनी योजना समझाने लगा। चतुर सिंह योजना सुनकर वहाँ तीनों के चेहरे प्रशंसा से खिल उठे। वहाँ मुनकानंद लाल बुझक्कड़ के चेहरा उतर गया। वाह भाई, चतुर सिंह मान गए, यह शैतानी औलाद का दिमाग वास्तव में कमाल का है। और कुछ देर बाद चाबी सिंह नजर बट्टू अपने काम में जुट गया। ठीक है, हम चले पहरेदारों की अकल ठिकाने लगाने। और मंत्री भिंडी सिंह अपने महल में आराम से सो रहा था। महल के बाहर पहरेदार सतर्क पहरा दे रहे थे। भाग भाग चोर चोर, भाग भाग चोर चोर चोर। लगता है यह काम उन्हीं चोरों का है। आओ मेरे साथ। सावधान, शायद चोर आ पहुँचे। चिंता मत करो, आज ये बचकर कभी भी नहीं जा पाएंगे। चोर चोर चोर। और ये दोनों और वे दोनों और कोई नहीं, राम सिंह, चाबी सिंह और नजर बट्टू थे। उसकी योजना सफल रही और लगभग सभी सैनिक उनके पीछे दौड़ पड़े। वे रहे चोर, कमबख्त खुद को चोर चोर चिल्ला रहे हैं। कोई बात नहीं, अब वे बचकर नहीं जाएंगे। और जब पहरेदार मीनार से महल से निकल कर हट गए, मार्ग साफ है, अब अपना काम करें, चलो। और मीनार अंधेर का फायदा उठाते हुए मीनार के भीतर दौड़े पड़े। मीनार के निकट पहुंचते ही चतुर सिंह ने अपने वस्त्रों से छोटी सी गठरी निकाली कर खोल दी। इसमें के निकट मीनार के निकट ऐसे स्थान पर काफी अंधेरा कार था। लो बोला वो, जल्दी फूंक मारो। और तीनों मुंह में गुब्बारे में हवा भरने लगे। जैसे ही गुब्बारों में हवा भरती, गुब्बारे फूल कर विचित्र और भयानक किस्म के मानवीय आकार में बदलने लगे। मानवीय आकार के चेहरे पर चमकने वाली कोई चीज़ लगी थी, जिसकी वजह से अंधेरे में चमक रहे थे। ये वास्तव में काफ़ी अजीब किस्म के गुब्बारे हैं। गुब्बारों में हवा भरने के पश्चात उनके मुंह में रेशम बांध दिया और डोरी ढीली कर देने से गुब्बारे में विशेषता थी, वे सीधे ऊपर उड़ते चले गए और मजबूती से। फिलहाल इनका इनका साथ देना हुआ। जैसे ही गुब्बारे बुर्द के सामने, अरे बाप रे भूत! अंधकार होने के कारण सैनिक भयानक बनावट के गुब्बारे को भूत प्रेत समझकर बुरी तरह भयभीत हो गए। और तभी ही, भागो वरना तुम्हारा खून पी जाएंगे। और अधिकांश सैनिक का साहस जवाब दे गया, हा 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 ही हू। और लेकिन सिपा सलार जी, यह धन को मारो, गोली, अपनी जान बचाओ। और जैसे सैनिक मीनार को खोल कर बाहर कर निकले, चतुर सिंह ने अपने गुब्बारे का मुंह घुमा दिया। भाग बेटा, भागो, भागो बेटा, और जोर से भागो। अरे बाप रे, ये भूत तो पीछे ही लग गया। जल तू आई बला को टाल तू। और जब सैनिक उनकी नज़र से ओझल हो गए तो तीनों ने फटाफट सीढ़ियाँ लांघते हुए ऊपर पहुँचे और जल्दी ही धन समेट कर अपनी राह भूल गए। अब भाग, यदि सैनिक लौट आए तो खैर नहीं। और सुबह महामंत्री की आँख खुली, हुजूर चोरी हो गई। क्या? अब सैनिकों ने सारा किस्सा सुनाया। भिंडी सिंह अपना सिर माथा पकड़ लिया। ओए महाराज जरूर मुझे बीच चौराहे पर उल्टा टंगवा देंगे। दूसरे क्षण फटकार तैयार हुआ, दरबार में पहुंचा। उसे मुरकानंद के आग उगला हो गया। क्यों भिंडी सिंह? क्या इसलिए अपने आप को मंत्री बनाया था कि आप आराम से अपनी भिंडी निपोड़ियाँ बेचते सोते रहें और वे चोर हमारी नाक के नीचे हमारा सारा धन ले उड़े? क्या यही तैयारी है आपकी? महाराज मैं शर्मिंदा हूँ, किंतु बात
इस बात आप भी इनकार नहीं करेंगे कि चारों अत्यंत चतुर धूर्त चालाक है, उन्हें पकड़ पाना आसान काम नहीं। बस बस अपनी दुम अपने पास रखो। अब जितनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। इस बार हमने योजना तैयार की है कि उसे कदापि बचकर नहीं निकल पाएंगे। और दोनों कान पकड़कर तुम्हारी बात ध्यान से सुनो जी। और महामंत्री ने निकट पहुंचकर राजा मूर्खानंद अपनी योजना समझाने लगा। और सारी योजना समझना, सुनिए महामंत्री जी, यदि इस बार आपके प्रबंधों में कोई त्रुटि हो गई तो आपको अजायब घर में उल्टा लटका लोगों के प्रदर्शनी बना देंगे। जी महाराज, समझ गई। आप निश्चिंत होकर, इस बार मुझसे भूल नहीं होगी। और फिर कुछ देर बाद पूरे नगर में मूर्खानंद की ओर से मुनादी करवा दी। सुनो भाइयों सुनो, चोरों के लिए एक सुनहरा अवसर। आज रात केरल बाजार में सड़क बिछाई जाने वाली है। 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो चोर पकड़े बिना पकड़े चुराने में सफल होगा, राजा की ओर से 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, सड़क बिछाई जाने वाली है। 1000 स्वर्ण मुद्राएं को जो चोर बिना पकड़े चुराने में सफल होगा, राजा उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दी जाएगी। वाह, लगता है हमारे महाराज चोरों को पकड़ने के लिए ये नई तरकीब सोच रही है। हाँ, मुझे विश्वास है इस बार चोर अवश्य पकड़े जाएंगे। और शांत ढलते ही मंत्री भिंडी सिंह ने अपनी देखरेख में बाजार की मुख्य सड़क पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं बिछवा दी। चारों ओर सख्त पहरा लगा दिया। इतने सख्त पहरे में स्वर्ण मुद्राएं तो एक भी स्वर्ण मुद्रा चुरा पाना मुश्किल है। हाँ, अब देखना यह है कि चोरों के नामी चोर क्या गुल खिलाते हैं। रात को मूर्खानंद बिना नित्य स्थान पर पहुंचा। सुनो भाइयों, लाल बुजक्कड़, आज चोरी के लिए कोई ठिकाना बताने की जरूरत नहीं है। हमने राजा द्वारा की गई चुनौती स्वीकार कर ली है। हम राजा रात राजा की ओर से केरला बाजार की सड़क पर बिछाई गई स्वर्ण मुद्राएं चुराएंगे। कहने को तो मैं भी तुमसे यही कहने जा रहा था, लेकिन भाइयों, सख्त पहरे के मध्य उन मुद्राओं को चुराना कोई हंसी खेल नहीं है। पकड़े जाने पर 100% संभावना है। अरे यार, तुम अपनी गर्दन बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सारी योजना तैयार कर ली है। सुनो, और फिर तुम ही बताओ। हम चतुर सिंह अपनी लाल बुजक्कड़ यानी राजा मूर्खानंद को सुनाई। उसके मुंह से आश्चर्य खुल गया। उफ, चतुर सिंह का बच्चा योजना बनाने में वास्तव शैतान का बाप निकला। भिंडी सिंह की साथ पहुँचते भी दिमाग में यह नहीं आ सकती। अरे भाई, क्या सोचने लगे, चलोगे या यहीं खड़े रहोगे? हाँ हाँ चलो। राजा ने अपने अजीब हुलिये को थोड़ा परिवर्तन कर लिया और कुछ देर बाद पांचों करेला बाजार में उस स्थान पर पहुंचे जहां सोने की बिछी मुद्राएं बिछी थी। लोग बाग ऊपर से आ जा रहे थे, आसपास सैनिक पहरा दे रहे थे, लेकिन उन मुद्राओं को कोई उठाने पाने का साहस नहीं कर रहा था। और एक सुनसान गली में पहुंचकर चतुर सिंह बोला, इस डिब्बे में तारकोल है और अपने जूतों पर तारकोल लगा लो और आराम से चहलकदमी करते हुए मुद्राओं। मेरा विचार है 8-10 चक्कर में सारी मुद्राएं हमारे थैले में इकट्ठी हो जाएंगी। और पांचों ने अपने जूतों पर तलों में तारकोल लगा लिया और आराम से स्वर्ण मुद्राएं के ऊपर जैसे ही मुद्रा उसके लगती और जूतों पर चिपक जाती। और सड़क पर कुछ दूर जाने पर बाद जूतों को चिपकी मुद्राएं निकाल कर थैले में रखते। वह इस मेरे जूते में 20 मुद्राएं लेकर आए हैं। वह आज मेरे जूते में कमाल कर दिया, पूरी 50 स्वर्ण मुद्राएं के सिक्के हैं। और पुनः सड़क पर लौट जाते। ऐसा उन्हें कई बार किया।
कमबख्त मेरे सामने मेरा माल पार कर रहे हैं। और सुबह वहीं चोर आए नहीं और सारी स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई। वहीं भिंडी सिंह महाराज मुझे किसी खेत में गाड़ देंगे। रोइए मत, हजूर आपकी रक्षा करेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खामोश नलायकों, महाराज यदि मेरी भिंडी भिगोएंगे तो तुम्हें लापरवाही के जुर्म में गन्ने की तरह खेत में किसी में गाड़ दूंगा। हवू। और उसके बाद में मुख्यमंत्री दौड़ा हुआ मूर्खानंद के पास पहुंचा। दया करिए महाराज, मुझे रहम कीजिए। लाख सत्रह के बाद भी 100 मुद्राएं की रक्षा न कर सका, इसलिए आज अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ। लीजिए मेरी पगड़ी संभालिए। अरे बकरी कितनी मीमा नहीं महामंत्री, अपनी टोपी अपने आलू जैसे सिर पर रखिए। जानते नहीं कि गेंद खेलने का शौक नहीं, हमें गेंद खेलने का शौक नहीं। आप कितने महान और दयालु हैं महाराज। सुनिए महामंत्री, आज हमें यह मानना पड़ रहा है कि वे चोर वास्तव में ऐसा दिमाग के हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें उन्हें कोई ढील न देकर तुरंत पकड़ लिया जाए। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ महाराज। आज रात उन पेड़ों पर एकत्रित रहेंगे जहाँ सैनिकों के साथ उपस्थित दर्द पहुँचूँगा। ठीक है, ऐसा ही कीजिए। लेकिन महाराज आप यह बताइए कि आखिर इतनी स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने कैसे उठाई। राजा ने महामंत्री को सारी बात बताई। और उस रात जब चोर उसी पेड़ के नीचे एकत्रित हुए जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, पता नहीं लाल बजकर क्यों नहीं आया पता। अरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के लिए इतना सारा धन पाकर वह चोरी करना भूल गया। मेरा विचार है कि भाइयों, अब रात देखना बेकार है। चलो आज रात हम भी चारों लाल मुर्गा लाल के यहाँ दावा बोलते हैं और लाल मुजक्कड़ को का काम हमारे काम का नहीं है, बेकार में उसे हिस्सा देना पड़ता है। ठीक कहते, चलो। परंतु इससे पहले वहाँ चलते। अरे वह देखो, वो खतरा। उफ, ये सैनिक, इन्होंने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया। निकल भागने का कोई रास्ता नहीं है। बाप रे, मारे गई। चतुर्सेन, तुम्हें बताने का कोई उपाय। अरे मैं क्या खाक उपाय सोचूं। घुड़सवार घोड़े को देखकर मेरी अकल के सारे घोड़े घास चरने जा चुके हैं। सैनिकों, पकड़ लो इन शतरमर्गों की औलादों को और ले चलो घसीटते हुए। हाय, आज हुआ बेड़ा गर्क। ठंडी सड़क। और अगले दिन सुबह महाराज ये चारों हाजिर है। अरे लाल बुजक्कड़ महाराज। नजरबट्टू ने महाराज को पहचान लिया। हूँ तो अब समझा, यह लाल बुजक्कड़ के रूप में महाराज का किया धरा है। महामंत्री जी ने हमारे देश में जो ऊँटता की है उसके लिए इन्हें मौत की सज़ा सुनाते हैं। ले जाइए इन्हें और कल सुबह फांसी पर चढ़ा दीजिए। कल अपनी प्रजा के सामने इनकी मौत का नज़ारा अपनी आंखों से देखेंगे। जो आज्ञा महाराज। मैं जल्लादों को कहकर इनके फांसी के लिए मजबूत फंदा बनवाता हूँ। सैनिकों ने उन चारों को ले जाकर जेल में मजबूत कोठड़ी में बंद कर दिया। हाय, अब क्या होगा। तुम्हें बचाने का उपाय सोचो चतुर्सेन भाई। चोरी करने के लिए उपाय बता सकता हूँ, लेकिन फांसी से बचने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। काश यदि हमारे लाल बुजक्कड़ हमारे साथ होता तो ज़रूर अपनी मुंडी घुमाकर फांसी से फंदे से बचा लेता। आमा यार, क्यों माय माय कर रहा है। जब यह कुछ करने वाला सब कुछ लाल बुजक्कड़ी है तो भला हमें क्यों बचाने लगा। नज़रबट्टू की बात सभी चौंक पड़ी। क्या मतलब यह कि लाल बुजक्कड़ को पहचानने में तुम सबकी नज़रें धोखा खा गई, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। वास्तव में लाल बुजक्कड़ी महाराज मूर्खानंद है। उन्होंने हम इशारे पर हमें कैद किया। क्या
अगले ही पल योजना बनाने वाला सुदर्शन प्रशंसा प्रसन्नता से उठ बोल उठा, वाह रे नजर बट्टू, आज तुम्हारी इन कटीली आंखों को वास्तव में कमाल कर दिया। वास्तव में तुम्हारा कहना सच है तो हम चारों दुनिया में कोई शक्ति फांसी नहीं लगवा पाएगी। ओए यह कैसे? चतुर्सेन ने अपनी योजना बताने लगा। और अगले दिन चारों को एक लंबे चौड़े मैदान में जमा कर दिया। वहां फांसी लगाने का प्रबंध किया गया। अनेक पकड़े गए जाने वाले उनके पकड़े जाने की खबर अधिकांश प्रजा को एकत्रित हो चुकी थी। और जब गले में फांसी का फंदा डाल दिया तो राजा मूर्खानंद भी वहां पहुंचा। बोलो शैतान, मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? हाँ महाराज, हम केवल एक इच्छा है, पांचवें साथी लाल बुजक्कड़ को पकड़ पकड़ मिलना चाहते हैं। उससे तो मिलना उससे क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि उसी ने तुम्हें पकड़वाया है, इसलिए हमें उसे माफ़ कर दिया। हम सभी जानते हैं कि महाराज इसलिए हमें उससे मिलना चाहते हैं। ओह, सोच में पड़ गया। कम वक्त आखिर क्यों मिलना चाहते हैं लाल बुजक्कड़ से? किस सोच में पड़ गए हजूर? क्या आप हमारी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ठीक है, हम अभी उसे भिजवाते हैं। और उसके बाद राजा मूर्खानंद भिंडी सिंह अर्थपूर्ण स्वर में बोला, सुनिए महामंत्री, हम लाल बुजक्कड़ को यहाँ भेज रहे हैं। उनसे इनकी मुलाकात कराने के बाद इन चारों को बैंगन के भुर्ता बना देना। अच्छी तरह समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया महाराज, आप निश्चिंत रहो। तो कुछ देर बाद राजा मूर्खानंद लाल बुजक्कड़ के वेश में चारों के सामने आया। नमस्कार यारो, कहो तुम किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे? अपनी बात जरा जल्दी कहना, क्योंकि मुझे अपने प्राणों के प्रायश्चित करने के समय गंगा जी में नहाने जाना है। लाल बुजक्कड़ के बच्चे, हमें फांसी लगवाकर खुद गंगा नहाने जा रहा है क्या? अपनी बात भूल गया? ओए ओए, कैसी बात? अरे भूल गया कि तूने कहा था कि तू पकड़े जाने पर तुम अपना तरबूज जैसी गर्दन घुमाकर छुटा सकता है। अब छुटा हमें अपनी बात की लाज रख के। क्या बकते हो भला? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज तुम्हें फांसी पर मुंडी लटका कर तुम्हें छुड़ा दूं? क्यों झूठ? अबे क्यों झूठे कह रहा है? तूने अपनी माँ की कसम खाई थी। हाँ कह दे, वास्तव में तू पैदाइशी झूठी है। उसकी बात सुनकर लाल बुजक्कड़ की खोपड़ी खुजलाने पर मजबूर हो गया। उपकम वक्तों ने तो मुझे ही जाल में फंसा लिया। अब यदि इन्हें नहीं छुड़ाता तो इस सब के सामने, मंत्री भिंडी सिंह के सामने भी मेरा भी नीचा देखना पड़ेगा। फिर कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। माँ कसम। ओह नहीं, मुझे इन्हें छुड़वाना ही होगा। और मजबूर होकर मूर्खानंद ने अपनी मुंडी घुमाई। ओह, महाराज ने सिर घुमा कर मुझे चारों को छोड़ देने का इशारा किया है। और मंत्री भिंडी सिंह ने जल्लादों को आदेश दिया, छोड़ दो इन्हें। क्या? आई आई महामंत्री भिंडी सिंह के आदेश सुनकर सभी आश्चर्य हुआ, लेकिन कोई भी उसकी हुक्म अब्दुली नहीं कर सका। चारों तुरंत आज़ाद कर दिए गए और चारों चोर क्षण भाव से उठे। हमने आपको पहचान लिया महाराज, आप महान हैं महाराज। ओह, इन्होंने मुझे पहचान लिया। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, कोई काम धंधा न होने के कारण हम चोरी पर मजबूर हो गए थे, और आज हम प्रण करते हैं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेंगे। समझ गया। यह नज़र पट्टू ने दरबार में ही मुझे पहचान लिया होगा और अपने फांसी से बचने के लिए चतुर सिंह ने योजना बनाई होगी। वास्तव में एक से बढ़कर एक है। क्यों ना इन्हें विशेष सलाहकार बनाकर इनकी बुद्धि की सही उपयोग करूं।
सोचने विचारने के बाद राजा मूर्खानंद बोला, अरे शैतानों की खालों, अब उठोगे भी मेरे पैर तोड़ोगे का इरादा है। और आंसू पोंछते हुए चारों चोर खड़े हुए। तो सुनो, चारों बुद्धिमान चतुर साहसी और चोर होते हुए भी ईमानदार हो तुम। तुम्हारे गुणों का उपयोग देश की तरक्की के लिए करना चाहता हूँ। तुम चारों मेरे विशेष सलाहकार बनने के लिए तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। हम वचन देते हैं कि आज से आप अपने गुणों का प्रयोग केवल देश की प्रजा की भलाई के लिए करेंगे। शाबाश। अब इसी उत्तर की आशा थी। मंत्री जी, जाइए और प्रजा में ऐलान कर दीजिए, आज से घरों में ताले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आज्ञा महाराज। और उसके बाद राजा मूर्खानंद राज्य में कभी कोई चोरी नहीं हुई और मूर्खानंद अपने चारों सलाहकारों चाबी सिंह, नजर नक्कू और नजर बट्टू और चतुरसेन की बुद्धि के गुणों से पूरा अपना राजपाट सुचारू रूप से चलाने लगा। समाप्त दोस्तों।